सिर्फ आज का नहीं, मैं आतिफ रशीद, नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन का वाइस चेयरमैन, आप सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 13 तारीख की रात को अल्पसंख्यक आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मैं, मेरे साथ अल्पसंख्यक आयोग के, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव बी आनंद IAS ऑफिसर हैं, हम यहाँ पहुँच गए थे और हमने 14 तारीख से कर्नाटका राज्य का दौरा शुरू करा था, जिसमें हम हुनर हाट में जाना हुआ। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के प्रयासों से मैसूर का हुनर हाट बहुत सफल हुनर हाट रहा, जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट करा, जो उसे देखने के लिए आए। और वो एक ऐसा प्लेटफार्म था जो लोकल सामानों के लिए सबसे ज़्यादा वोकल होता दिख रहा था। मैसूर के लोगों को, कर्नाटका के लोगों को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कर्नाटका में लॉकडाउन के बाद पहली बार एक ऐसा मौका फराहम किया गया है जो हाथ के कारीगरों को, उस्तादों को, हुनर के उस्तादों को एक बेहतरीन मौके फराहम किया गया। उसके बाद हमने बहुत सारे छोटे छोटे जन संवाद भी करे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियंस एंड ऑफ कोर्स मुस्लिम्स, उनके साथ छोटे छोटे संवाद करे। और एक आज ये बड़ा भी संवाद रखा था। इससे पहले हमने सचिवालय में ऑफिसर्स की मौजूदगी में तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे, तमाम संबंधित विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज मौजूद थे। लगभग पिछले 2-3 साल की हमने एक समीक्षा करी कि पिछले 3 साल में केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना प्रतिशत नीचे उतरा और कितना प्रतिशत राज्य सरकार की योजनाओं का नीचे उतरा। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कर्नाटका में अल्पसंख्यक मंत्रालय का एक छोटा सा रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। Under Prime Minister Jan Vikas Karyakram, Ministry of Minority Affairs has approved rupees 870 crores. Out of 382 crores had been released for the purpose project funded under PMJVK in Karnataka. 252 classrooms, 420 Anganwadi centers, 5900 units Indira Awas Yojana, 8610 skill training centers, 1073 smart classes and teaching aids. So far 22 lakh scholarships have been sanctioned with an amount of rupees 388 crores in the past 5 years under pre-matric scholarship from National Minority Affairs Ministry, Bharat Sarkar. Under post-matric scholarship, 2,60,000 scholarship has been released, amounting to 169 crore. 74,000 merit cum means scholarship to the tune of 188 crores has been released so far in the past 5 years. Totally 747 crores have been released under various scholarship during the past 5 years in Karnataka. Under Maulana Azad National Fellowship, 126 fellowship scheme has been sanctioned in Kerala during the past 5 years. There are so many schemes जो कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और अदर योजनाओं के तहत से भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि कर्नाटका में जो रेजिडेंशियल स्कूल्स चल रहे हैं, जिनकी डिटेल मैं महबूब साहब से कहूँगा कि एक बार वो आपको भी जानकारी में देंगे। मैंने जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स की समीक्षा करी, उसमें भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो पूरे देश भर के लिए रोल मॉडल हो सकती हैं। जैसे कि हॉस्टल के लिए पैसा फराहम कर देना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी राज्य में ऐसी कोई स्कीम चलाई जा रही होगी, लेकिन ये कर्नाटका सरकार में चलाई जा रही है। विद्याश्री नहीं, मैं बताता हूँ आपको, उसमें भी बताता हूँ मैं। विद्याश्री स्कीम, ऐसे ही बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं अंडर द स्कीम ऑफ फ्री, नहीं वो कौन सी, एक और स्कीम जो थी आपकी आर्मी ट्रेनिंग सर, PSI ट्रेनिंग। हाँ, एक जो बहुत बेहतरीन योजना मुझे कर्नाटका सरकार की लगी, जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए चला रही है, कि वो आर्मी के लिए, पुलिस सर्विसेज के लिए, सेना के लिए भर्ती होने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के जवानों को ट्रेनिंग दे रही है। लगभग 400 से अधिक बच्चे उसमें ट्रेनिंग ले चुके हैं। 400 PSI सर,
400 army now training under progress. PSS माने पुलिस सर्विसेज, 400 से ज़्यादा पुलिस सर्विसेज में आ चुके हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सबको बराबर मौके फराहम करने के लिए तुष्टीकरण के बिना सशक्तिकरण की नीतियों के साथ कर्नाटका सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर चला रही है। मैं इस अपने सारे दौरे में बहुत सारी बातें नोट करी मैंने। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपके सामने करना जा रहा हूँ। मैं 2 दिन से लोगों से मिल रहा हूँ। हमने यहाँ के आयोग की ऑफिसरन के साथ, आयोग के चेयरमैन साहब के साथ, हज कमेटी, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सबके चेयरमैन एंड ऑफिसर्स के साथ हमने एक मीटिंग करी। पब्लिक का इंटरेक्शन भी हुआ। उस पब्लिक के इंटरेक्शन में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। एक मैं आज आप लोगों के माध्यम से और अपने रिकमेंडेशन के भी माध्यम से ये सरकार से चाहूँगा कि कर्नाटका राज्य सरकार यथाशीघ्र हज कमेटी का गठन कर दे। दूसरी एक और खुशखबरी आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार इस बार हज के लिए केवल 10 एम्बार्केशन पॉइंट ड्यू टू कोरोना बन रहे हैं। आपका कर्नाटक में बेंगलोर भी एक एम्बार्केशन पॉइंट रहेगा। इसलिए मैं कर्नाटका सरकार से ये निवेदन करूंगा, ये आग्रह करूंगा, ये हमारी उसको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि तुरंत हज कमेटी का गठन कर दिया जाए और उर्दू एकेडमी का भी तुरंत गठन करा जाए। उर्दू एकेडमी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हमारे पास जानकारी में आई हैं जो हम कर्नाटका को सरकार को देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मुझे कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि मैं मीडिया में इस बात को ना उठाऊं, और अभी जो यहाँ पर एक संवाद हुआ उस संवाद में कुछ लोगों ने जो एक प्रतिरोध व्यक्त करा वो भी उसी का कारण हो सकता है। कर्नाटका राज्य में वक्फ की लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं और वो जो लाखों करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं उस संपत्ति पर अवैध इंक्रोचमेंट है। अनवर मणिपली रिपोर्ट जो है, जो कि 2012 में लाई गई थी, मैं आज इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से और अपनी जो रिकमेंडेशन दूंगा उसके माध्यम से कर्नाटका सरकार को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि उस रिपोर्ट के आधार पर तुरंत सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन कर देना चाहिए। और यदि कर्नाटका सरकार ऐसा नहीं करती है तो अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन करेगा। क्योंकि मुझे आज और कल 2 दिन में बहुत सारे लोगों ने जो इसका रिप्रेजेंटेशन दिया है उसके मुताबिक 2,30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मणिपली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 में इलीगल एनक्रोच की गई थी। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका के केवल 55 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने उन 2,30,000 करोड़ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि होटल्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और 1998 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक एक प्रॉपर्टी अगर एक बार वक्फ हो गई वो हमेशा के लिए वक्फ रहेगी। उस पर अगर किसी ने अवैध कब्जा कर कुछ भी बना लिया है तो उसकी यथावत स्थिति उसको वक्फ को लौटानी होगी। यानी वहाँ अगर किसी ने 5 स्टार होटल बना लिया तो 5 स्टार होटल उनको एज इट इज वक्फ की संपत्ति हो जाएगा। अगर उन्होंने वहाँ पर कॉलेज बना लिया तो कॉलेज वक्फ की संपत्ति हो जाएगा। मैं कर्नाटका राज्य सरकार को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि 2012 में जिस रिपोर्ट को लोक आयुक्ता ने एंडोर्स कर दिया, कर्नाटका हाईकोर्ट ने एंडोर्स कर दिया,
सुप्रीम कोर्ट से पिटिशनर जीत जाते हैं जिस रिपोर्ट के आधार पर, उस रिपोर्ट को अब ज्यादा देर पेंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है, ये सपना है कि देश की वक्फ की संपत्तियां जायज कामों के इस्तेमाल के लिए अविलंब वक्फ प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्डों के अधीन आ जाएं। वक्फ से इनलीगल एनक्रोचमेंट हटा देना मुख्तार अब्बास नकवी और नरेंद्र मोदी जी का सपना है। मैं यहाँ कर्नाटका राज्य सरकार से ये आग्रह करूंगा कि इस सपने को साकार करने के लिए तुरंत अनवर मारीपाड़ी रिपोर्ट को पर तुरंत सीबीआई इंक्वायरी सेटअप करा दी जाए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको अविलंब जेल में भेजा जाए। दूसरा, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मंत्रालय कितना हसास, कितना सेंसिटिव है कि हमने जियो मैपिंग और जीपीएस मैपिंग सिस्टम, फोटो टैगिंग सिस्टम ये शुरू कर दिया है, जिसका 100% खर्चा भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय उठा रहा है। और मुझे ये बात बताते हुए भी खुशी हो रही है कि पिछले 1 साल में वक्फ बोर्ड की 13,000 संपत्तियां कर्नाटका में जियो टैगिंग, फोटो टैगिंग और मैपिंग, जीपीएस मैपिंग हो चुकी हैं और ये काम आने वाले दिनों में जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ ये आग्रह कर रहा हूं राज्य सरकार से, जो केंद्र सरकार को करने के योग्य बातें होंगी वो मैं ज़रूर आगे रखूंगा, लेकिन मेरी राज्य सरकार से ये आग्रह है कि वक्फ संपत्तियों पर हो रहे इंक्रोचमेंट के खिलाफ तुरंत कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए। अल्पसंख्यक आयोग इस पर सीबीआई इंक्वायरी सेटअप करने की डिमांड केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों से करें। सर, अभी यहाँ पे जो मीटिंग तय की गई थी, अलग अलग मजहब के लोगों ने अलग अलग उनका मसला बताया है, आप उसके ऊपर कैसे एक्शन? देखिए, ऐसा है, इसमें हम इसको पूरा पढ़ेंगे ठीक से, और जो वाजिब मांगे होंगी वो अल्पसंख्यक आयोग स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे अभी जैन समुदाय की समस्या है, सिख समुदाय की समस्या है, या क्रिश्चियन समुदाय की समस्या है, या मुस्लिम समुदाय की समस्या है, बौद्ध समुदाय की समस्या है, जो वाजिब समस्याएं हैं उन वाजिब समस्याओं को तुरंत राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को रिकमेंड किया सर, यहाँ पे ये सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का नहीं घटा है, सभी मिनिस्ट्रीज का बजट घटा है, सिवाय एक हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर। ये कोरोना पेंडेमिक का टाइम है, इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम में पूरे देश में सभी जगह, बल्कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह बजट्स की कटौतियाँ हुई हैं। और आप, हमारी ये बात हुई है सरकार की तरफ से, हमारे पास ये संदेश है पूरा पॉजिटिव में। अभी जो नया बजट आने वाला है, जिसकी प्री बजट मीटिंग्स चल रही हैं बल्कि हो भी चुकी हैं, उसमें बहुत अच्छा होने वाला है। तो जैसा कि उन्होंने डिमांड रखी, एनएमडीसी से फंड की जरूरत है, भारत सरकार की तरफ से भी यहाँ पर सहयोग बढ़ाया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से भी बढ़ेगा डेफिनेटली। मैं पहले से आपको बता दूं कि इतना बढ़ रहा है, कल जो बजट में आना है वो ठीक नहीं है, लेकिन हमारी अप्रोप्रिएट जगह बात हुई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हो गई है और लोगों से भी मुलाकात हुई है, पूरे ऑफिसर्स के साथ सबके साथ बैठना हुआ है। मैं ये एश्योर कर रहा हूँ कर्नाटका की माइनॉरिटीज़ को कि इस बार जो बजट आएगा वो बढ़कर आएगा, अच्छा खासा बढ़कर आएगा। लोगों ने मेमोरेंडम दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया और मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा। उसमें 2012 में 2,30,000 करोड़ की प्रॉपर्टियों का घोटाला है और वो कोई बहुत सारे लोगों ने नहीं कर रखा है, वो यहाँ के 55 परिवारों का लोग इन्वॉल्व है उसमें, जो यहाँ के लैंड माफिया हैं, लैंड ग्रैबर हैं, जिनका यहाँ पर पॉलिटिकल असर और रसूख है, जो यहाँ के सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं। उन 55 परिवारों ने 2,30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हजम कर रखा है और 5 स्टार होटल बना रखे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बना रखे हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना रखे हैं। उन कॉलेजेस में कोई रहम नहीं है, उन कॉलेजेस में खाल उतारी जा रही है स्टूडेंट्स की पढ़ाई के नाम पर। उनके वो वक्फ बोर्ड को कंगाल कर दिया उन्होंने लीज पर लेकर बेच दिया आगे। लीज पर लिए अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है क्लियर उसमें। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हिंदुस्तान भर की हर वक्फ संपत्ति को वापस खाली करा देना। इसीलिए
मैं बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ, राज्य सरकार को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर की विश है, प्राइम मिनिस्टर की डिजायर है कि वक्फ संपत्तियों पे इलीगल एनक्रोचमेंट हटे। इन लोगों ने अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए वक्फ की संपत्तियों का नाजायज इस्तेमाल करा है। इन्होंने वक्फ की संपत्तियां बेच कर खुद एमएलए और एमपी बने हैं, पैसा लुटा कर एमएलए और एमपी और मिनिस्टर्स बने हैं। इन्होंने सरकार के पद खरीदे और बेचे हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके पॉलिटिकल सेटअप की इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़े से बड़े लोग कौन कौन इन्वॉल्व हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस पर वर्तमान में यदि 5 स्टार होटल भी बन चुका हो उसको भी कर्नाटका वक्फ बोर्ड के कब्जे में वापस करवाना चाहिए। जो भी है कोर्ट का ऑर्डर है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी एक बार वक्फ प्रॉपर्टी हो गई वो हमेशा वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी। इसीलिए मेरा ये आग्रह है कि कोई भी प्रॉपर्टी या तो, और ये 2,70,000 करोड़ रुपए 30,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है ये सर्किल रेट है, अगर उसका मार्केट रेट लगाएंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ के 5500 कॉल्ड मुस्लिम लीडरों ने कब्जा कर रखा है। उनसे वापस मिलनी चाहिए, यहाँ के गरीब मुसलमानों को मिलनी चाहिए, यतीमों को मिलनी चाहिए, बेवाओं को मिलनी चाहिए, मजदूरों को मिलनी चाहिए। और जिस दिन ये 10 लाख करोड़ की संपत्ति आपको मिल जाएगी, फिर आपका बजट बढ़े ना बढ़े, आपके गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, आपके गरीब बच्चों को हायर एजुकेशन मिलेगी, आपके गरीब बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटी होगी। ये हर मुसलमान का जाती मामला है। और मैं देने के लिए सरकार दिलचस्पी नहीं दिखा रही है जी, सीबीआई के हैंडओवर करने के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं, देन हम इसका सो मोटो कॉग्निजेंस लेंगे। इसमें वी विल रिकमेंड फॉर सीबीआई इंक्वायरी। ठीक कर रहा है। और ये आप एक बात समझ लीजिए, गाय में इस देश के हिंदुओं की आस्था है, उस आस्था को निभाते हुए मुसलमानों को उस व्यवस्था में यकीन रखना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री जब अजान होती है तो अपना भाषण बंद कर देते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो इस देश की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मेरा कहना यह है, वो आस्था नहीं है अजान उनकी, वो उनकी व्यवस्था है। आपको भी मैं आस्था रखने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था निभाने के लिए कह रहा हूँ। व्यवस्था निभाने के लिए ये आवश्यक है कि हम भी, अगर हमारे पड़ोसी हिंदू भाई किसी गाय को अपनी माता मानते हैं तो उसको कदर की नज़र से, इज्जत की नज़र से देखा जाए। वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद साहब 3 दिन के दौरे पर कर्नाटक आए थे। उन्होंने यहाँ पे आकर सभी लोगों से मुलाकात भी की और बहुत से इंस्टीट्यूशन भी जाके आए और लोगों से भी मिलके बहुत से जो केस पेंडिंग थे उसे हल भी किया है और समाधान भी दिया है। उसी तौर पे मेरे जो अल्पसंख्यक अभिवृद्धि निगम को भी उन्होंने विजिट किया था और ऑफिस में भी विजिट करे और वहाँ पे भी ऑफिस में भी हम लोग सभी चर्चा भी करें और स्कीम्स वाइज भी उन्होंने रिव्यू भी किया। उसके दौरान हम लोग उनको भी तसल्ली दिलाई कि हमारे स्कीम में हम लोग ऑलरेडी 80-10-10 रेशो के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। 80% जो हमारा जो बजट में का 80% जो है मुस्लिम के लिए, 10% क्रिश्चियन के लिए, 10% के अंदर सिख बुद्धिस्ट जो बाकी के आते हैं उनके लिए, जैन इसके लिए देते हैं। ये तो हमारा चल रहा है इसके हिसाब से। और जहाँ तक लोगों का सवाल था अरिव योजना के बारे में, हम लोग अभी हमारे इंचार्ज एमडी महबूब शाह और महबूब साहब और मैं मिलके मीटिंग करके हमें ऑलरेडी 3 दिन हो गया मीटिंग करके हम लोग जो अरिव में जो फ्रेश और रिन्यूअल के जो पेंडिंग केस थे उनको हम लोग हमारे आने वाले दिनों में अभी एक 8-10 दिन के अंदर शायद वो अमाउंट रिलीज़ करने का वादा करके हम लोग सभी उसका ये किया है, क्योंकि हमारा जो भी पीछे स्कीम में जो पेंडिंग बचा था वो सभी कर रहे हैं। इसके साथ में हम लोग सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कौन सी स्कीम बंद नहीं हुई है। आने वाले दिनों में मैं जैसा पहले भी कहता था, येडियुरप्पा जी की सरकार के अंदर हमें बजट ज़्यादा आने वाला है, वो भी हम आने के बाद में हम रिलीज़ करेंगे। और मैं हमारे माननीय सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हमारे आतिफ रशीद साहब से भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट के NMDFC नेशनल माइनॉरिटी वहाँ से जो आने का हमको फंड आना था उसके लिए भी हमने वहाँ से आने के आप उनसे भी रिक्वेस्ट की है, वो ज़रा जाके वहाँ पे थोड़ा बोलते हैं बोल के। और एक बात बोले तो हमें एडिशनल फंड भी मांगा है, क्योंकि 100 करोड़ एडिशनल NMDFC से मांगा है,
वो फंड लेकर हम यहाँ पे लोगों को जो गरीब तबका है उनके लिए 2 लाख रुपए छोटे लोन से देना है और एजुकेशन के लिए खास करके देने के लिए हम लोग वो वादा कर रहे थे और उसके हिसाब से हम लोग मांग की है। वो रिलीज़ कराने में भी हमारी मदद करने में वो कामयाब रहेंगे। वो बोले हैं कि मैं तुरंत जैसे ही दिल्ली जाता हूँ मैं उस पर कार्रवाई करके आपको रिलीज़ करवाता हूँ। बोले सर मैं इससे सभी लोगों को मैं आश्वासन देता हूँ कि हमारे निगम से जो भी कुछ भी आएगा वो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से सबको पहुँचाने वाले हैं। और आने वाले दिनों में और एक जो कोविड के हिसाब से हमारा जो 18 से 20,000 लोगों को जो 10,000 रुपये का रिलीज़ करने का है वो अभी एक 8 दिन के अंदर वो अमाउंट भी रिलीज़ हो रहा है। यानी कि सब कुछ हमारे बजट के हिसाब से जो काम था वो कर रहे हैं। और आने वाले दिन इसमें 21 और 22 का बजट भी बहुत अच्छा हमें खुशखबरी भी मिल चुकी है कि थोड़ी सी कि हंसते हंसते हमारे येडियुरप्पा जी ने परसों में जाके जब उनको हमारा प्रपोजल फेस किया तो उन्होंने बोला इಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। उनकी जो हंसी और उनकी जो चेहरा बात करने के चेहरे पे हम समझ जाते हैं कि आने वाले दिनों में वो सस्पेंस रखकर भी हमको अच्छा सा बजट देंगे बोल के हम खुशी करते हैं। श्रीमंत पाटिल का भी उनका भी बहुत से उसमें योगदान है और हमारा आनंद सिंह जी का भी योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री के हिसाब से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के नाते से हम सब चलेंगे। धन्यवाद।